जय हिंद बच्चों। अभी तक हम लोगों ने विलेन चैप्टर समाप्त किया है और उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने पढ़े थे, बड़े मज़े से पढ़े थे, बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अब हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि पिछले टर्न पे हमने आपको बताया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन। वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काय से संबंधित होती है? देखिए, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो जिस शाखा के अंदर, रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर हम विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का आपस में इंटर कन्वर्जन जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसको हम वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। राइट, ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है ये इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित होती है। यानी कि इनमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें या तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। इससे पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना पड़ेगा। यानी कि इसमें रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाएं। अच्छा, 11th में हमने ऑक्सीकरण और अपचयन को पढ़ा था। अगर आपको 11th की ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं समझ में नहीं आई हैं तो शॉर्ट में ब्रीफ कर लेते हैं एक बार, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें यहाँ पर पड़ेगी। तो देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब कभी भी ऑक्सीजन या कोई ऋण विद्युतीय तत्व या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। जब ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक इसी तरीके से इसका जो अपोजिट होगा वो रिडक्शन होगा। अर्थात ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का हटना अपचयन हो जाएगा। ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का हटना क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। और एक और डेफिनेशन है इसकी, कई सारी डेफिनेशन थी। हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का हटना ऑक्सीकरण है। देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण था, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का हटना ऑक्सीकरण है। ठीक इसके उलट हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना अपचयन हो गया। हाइड्रोजन का हटना, याद रखिए, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण है और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। ठीक, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण होता है। यानी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या होता है? अपचयन होता है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और अपचयन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। इसके अलावा अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीकरण संख्या अगर घट रही है तो अपचयन। कुल मिला के हमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों का त्यागना ऑक्सीकरण होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन त्यागने से ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से अपचयन होता है। चलिए एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण है, ठीक है, और हटना क्या हो गया? अपचयन। अब सब जुड़ना है, अब सब त्यागना है, अब सब त्यागना है। हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व त्यागना, इलेक्ट्रॉन त्यागना या ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ये ऑक्सीकरण हो जाएगा। और इसके उलट हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जुड़ना अपचयन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना अपचयन हो जाएगा। इसमें से हमको इन दो को याद रखना है। ठीक, तो ऑक्सीकरण अपचयन ब्रीफ हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? विद्युत रासायनिक सेल। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वो ऐसी युक्तियाँ होती हैं, ऐसे निकाय होते हैं जिससे हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। यानी कि ऐसे डिवाइसेस जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ऐसी डिवाइस को हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए अलग सेल होते हैं और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए
अलग सेल होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं, दो प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। एक तो होते हैं विद्युत अपघटनी सेल, दूसरे होते हैं गैल्वेनिक या वोल्टी सेल। जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं वो सेल में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो उसका विद्युत अपघटन हो जाएगा। इनको अभी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, अभी हमको पढ़ना है गैल्वेनिक सेल को। इनको अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल को। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल वो सेल होते हैं जिनके द्वारा विद्युतीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है रासायनिक समीकरणों के द्वारा या रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युतीय ऊर्जा प्राप्त होती है। कह सकते हैं कि जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो गैल्वेनिक और वोल्टी सेल क्या होते हैं? जिसमें विद्युतीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा से हमें कन्वर्ट करके प्राप्त की जाती है। अब इसको पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों को जान लेनी चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है और इलेक्ट्रोड विभव, इसके बारे में अगर हम लोग जान लें तो हम आसानी रहेगी हमारे लिए। तो गैल्वेनी या वोल्टी सेल को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव को और मानक इलेक्ट्रोड विभव को। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है? देखिए, जब हम किसी मेटल की रॉड को, धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डालते हैं, जैसे मान लीजिए किसी मेटल की रॉड को हमने M+ आयन उसके मेटल आयन के विलयन में डाल दिया, तो क्या होगा? तो दो चीज़ें होंगी धातु की। एक तो ये होगी कि धातु क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस धातु पर छोड़ देगी और M+ आयन के रूप में, M+ आयन के रूप में कहाँ जाने लगेगी? यहाँ जाने लगेगी विलयन में। विलयन में M+ आयन की ओर जाने लगेगी और इलेक्ट्रॉन अपने यहीं पर छोड़ जाएगी। एक तो ये क्रिया होगी। दूसरी क्या होगी, विलयन में जो M+ आयन उपस्थित हैं, जितना भी आवेश है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन वो त्याग रही है, एक त्याग सकती है, दो त्याग सकती है, उसी के आधार पर वो आयन होंगे। M+ हो सकते हैं, M2+ भी हो सकते हैं, या हम जनरली कह सकते हैं Mn+, यानी कि n इलेक्ट्रॉन उसने त्यागे हैं। तो यहाँ से M+ आयन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर यहाँ विलयन में आएंगे और विलयन में उपस्थित M+ आयन यहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके मेटल एटम बनाएंगे। तो ये दोनों क्रियाएं साइमल्टेनियसली होंगी। अब इससे क्या होगा, इस डिवाइस को, यानी कि इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड। इसको हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। और जब ये प्रोसेस जो है, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ज़्यादा हो जाएगी या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया ज़्यादा हो जाएगी। अगर M+ आयन यहाँ पर ज़्यादा चले गए तो ये छड़ जो है कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और ये कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और विलयन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। राइट, इसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आयन अधिक आ जाएं और उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ना रहें, यानी कि आयनों के पहुँचने की जो क्रिया है वो ज़्यादा हो जाए, वो प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाए। तो छड़ कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और विलयन कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस प्रकार से अगर बनेगा तो हम उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे। अगर ऋण आवेश आ रहा है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे। ये क्रिया होगी M साइन ऑफ रिवर्सिबल Mn+ n इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, अगर यहाँ की तरफ जाएगी तो छड़ कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और अगर इधर की तरफ आएगी, यानी ये अभिक्रिया, रिवर्स अभिक्रिया ज़्यादा होगी, तो छड़ कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। राइट, ये चीज़ समझ में आई? इसको हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। और इसकी वजह से इस पर जो विभव उत्पन्न होगा, एक चीज़, जब हम किसी छड़ को किसी लवण के विलयन में डालते हैं तो वो विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है, जिससे उनके मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हमारे ख्याल से इलेक्ट्रोड विभव क्लियर हो गया होगा। ठीक है, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की।
जो इलेक्ट्रोड विभव है और मानक इलेक्ट्रोड विभव में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग सेम है। कैसे? केवल स्थितियां मानक कर देते हैं। अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर कितना कर दें, फिक्स कर दें, और वो कर दें 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में जिसकी की सांद्रता 1 मोल धातु आयन प्रति लीटर है, यानी कि उसकी मोलर सांद्रता कितनी है, 1 है, अगर ऐसे विलयन में डुबोएंगे तो जो विभव उत्पन्न होगा उसको हम लोग कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। राइट? तो इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया, और इसको क्या कहेंगे, अर्ध सेल भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात आती है, हम लोग स्टडी करेंगे गैल्वेनिक और वोल्टी सेल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनिक और वोल्टी सेल वे सेल होते हैं जिससे हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए गैल्वेनिक और वोल्टी सेल का एक उदाहरण है डेनियल सेल। डेनियल सेल देखिए, जो गैल्वेनिक या वोल्टी सेल होते हैं उनमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड रखा जाता है। क्या रखा जाता है? एनोड। और राइट हैंड साइड पे हमेशा कैथोड रखा जाता है। राइट हैंड साइड पे क्या रखते हैं? कैथोड रखते हैं। और हमेशा जो एनोड होता है उस पे ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, और जो कैथोड होता है उस पे रिडक्शन। देखिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है और कैथोड पर रिडक्शन की क्रिया होती है। एनोड यहाँ पर निगेटिवली चार्ज होता है। अब चक्कर आए होंगे, एनोड निगेटिवली चार्ज कैसे होता है, और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। यानी कि एनोड को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे अरेंज करेंगे डेनियल सेल में या किसी भी वोल्टी सेल में, और कैथोड को हम राइट हैंड साइड पे अरेंज करेंगे। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। अब यहीं पे सर चकराता है कि भाई एनोड पर ऋण आवेश कैसे आ गया, कैथोड पर धन आवेश कैसे आ गया। तो चलिए समझते हैं। एनोड जो होता है डेनियल सेल में, जो एनोड होता है वो जिंक और कॉपर, 2 इलेक्ट्रोड जो होते हैं, एक जिंक का बना हुआ होता है, एक कॉपर का बना हुआ आता है। जिंक को हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं और कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। देखिए, जो जिंक और कॉपर में, जिंक थोड़ी ज़्यादा क्रियाशील धातु है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति थोड़ी ज़्यादा होती है कॉपर की तुलना में। इसलिए इसको हमेशा जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, और जो कम क्रियाशील धातु होती है उसको राइट साइड में रखते हैं। अब होता क्या है, जिंक यहाँ से क्या करेगा, Zn+ के फॉर्म में यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ेगा और कहाँ जाने लगेगा, ZnSO4 के विलयन में जाने लगेगा, तो यहाँ पर जिंक प्लस आयन बढ़ने लगेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बढ़ने लगेगी, जिससे ये क्षण कैसी हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और यहाँ पर क्रिया कौन सी हो रही है, ज़रा देखिए। जिंक की जो रॉड है वो कैसी है, सॉलिड है, और वो निकल कर कहाँ जा रही है, जिंक सल्फेट के विलयन में, काय के रूप में, Zn2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सी क्रिया हो रही है, ये क्रिया हो रही है ऑक्सीडेशन की। ये ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है जिंक इलेक्ट्रोड पर, और वो इलेक्ट्रॉन छोड़कर यहाँ पर जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन की क्रिया कहाँ होती है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन की क्रिया हमेशा एनोड पर होती है। तो यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छूट रहे हैं, तो ये कैसा हो जा रहा है, ऋण आवेशित हो जा रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पर कॉपर की प्रवृत्ति, यहाँ से जो कॉपर आयन है वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, कॉपर की रॉड पर जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है यहाँ से, इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएंगे। यानी कि इस पर, इस इलेक्ट्रोड पर, कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन यानी रिडक्शन की क्रिया होगी। कैसे, देखिए, Cu2+
जो जल में घुले हुए हैं कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, ये क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कॉपर सॉलिड बना रहे हैं। तो देखिए ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखिए रिडक्शन हो रहा है। अब इसकी वजह से होगा क्या, जब यहाँ पर Cu+Cu+Cu+ बढ़ने लगेंगे तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लगेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी जिंक इलेक्ट्रोड से, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एनोड कह रहे हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर, जिसको कि हम कैथोड कह रहे हैं, जाने लगेंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है और धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत बहती है, यानी धारा यहाँ से यहाँ बहने लगेगी। तो ये डैनियल सेल का उदाहरण है। तो अब इसमें होगा क्या, धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ से जिंक कम होने लगेगा और यहाँ पर Zn+ आयनों की संख्या बढ़ने लगेगी। ठीक है, यहाँ पर Zn+ आयनों की संख्या बढ़ने लगेगी और यहाँ पर क्या होगा, कॉपर जमा होने लगेगा, क्योंकि यहाँ से Cu2+ आयन आएंगे और Cu2+ आयन आके यहाँ पर बैठने लगेंगे, यहाँ पर इकट्ठे होने लगेंगे, यहाँ पर कॉपर बढ़ने लगेगा और यहाँ पर जिंक कम होने लगेगा। धीरे धीरे एक स्थिति ये आ जाएगी कि यहाँ पर जिंक आयनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर ये जिंक आयन क्या करेंगे, यहाँ से रॉड से जिंक+ आयनों को आने का क्या करेंगे, विरोध करने लगेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करने लगेंगे। और यहाँ पर Cu+ आयन बहुत ज़्यादा जब पहुँच जाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आने बंद हो जाएंगे, फिर ये और Cu को यहाँ पर आने से रोकने लगेंगे। तो जब ये सब प्रोसेस रुक जाएगी, यहाँ पर जिंक आना बंद हो जाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचना बंद हो जाएंगे। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचना बंद हो जाएंगे तो ये धारा बहना बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर हमने क्या किया, इस प्रक्रिया को स्टॉप करने के लिए या हमने एक साल्ट ब्रिज लगा दिया है। क्या लगा दिया है, ब्रिज सेतु, लवण सेतु। यहाँ पर हमने एक साल्ट ब्रिज लगा दिया है। साल्ट ब्रिज में K+ और Cl- आयन भरे हुए हैं और यहाँ पर एक जेल लगा हुआ है, अगर अगर जेल। अब क्या होगा, जैसे ही ये प्रक्रिया यानी धारा बहनी बंद हो जाएगी, वैसे ये संकट मोचन की तरीके से आ जाएगा और क्या होगा, यहाँ पर Zn+ आयन है तो Cl यहाँ पर Cl- आयन रिलीज कर देगा और यहाँ पर K+ रिलीज कर देगा, जिससे क्या होगा, Cl- आयन Zn+ को न्यूट्राइड करके ZnCl2 जिंक क्लोराइड बना देंगे और यहाँ पर जो पोटेशियम आयन है वो K2SO4 बना देंगे। क्या बना देंगे, K2SO4। तो जिससे यहाँ पर जिंक+ आयनों की अधिकता खत्म हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ पर SO4- आयनों की अधिकता कम हो जाएगी। जब जैसे ही कम होगी तो फिर मौका मिल जाएगा, जिंक यहाँ फिर आने लगेंगे और कॉपर यहाँ पर फिर जाने लगेंगे और ये हमारी धारा प्रवाहित होने लगेगी। ये हमारा डैनियल सेल का उदाहरण है। इसके द्वारा हम देख ही पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वहाँ से हम विद्युत धारा को यानी विद्युतीय ऊर्जा को प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इस सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन और सेल का समझ लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक की रॉड जिंक सल्फेट के विलयन में डली हुई है, यानी कि जिंक ठोस है, यही रोड तो डली हुई है, जिंक सॉलिड, जिंक धातु की छड़ डली हुई है और जिंक धातु का काय में ऑक्सीकरण हो रहा है Zn2+ में और ये कैसा हो रहा है, जली। देखिए ये इलेक्ट्रोड को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि नहीं। अब बीच में ये क्या लगाया है हमने, साल्ट ब्रिज, तो इसको हमने साल्ट ब्रिज डाल दिया। साल्ट ब्रिज को इस 2 खड़ी लाइनों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विलयन में से जो कॉपर आयन हैं वो निकल कर कहाँ जा रहे हैं, कॉपर की छड़ पर। तो Cu2+ एक्वस और Cu सॉलिड, यानी कितना आसान हो गया सेल को निरूपित करना। इतना सब बनाना ही नहीं, अगर हम ये बना के लिख देंगे, इस तरीके से हम सेल को निरूपित करते हैं तो हम ये खाका अपने आप
बना सकते हैं। बना सकते कि नहीं बना सकते। अब इस जो डैनियल सेल में है, इसको एक अर्ध सेल कहते हैं और इसको एक दूसरा अर्ध सेल कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, यहाँ पर अपचयन की क्रिया होती है। ठीक है। अब इनके विभव और इनके विभव में अंतर है। इसका विभव कैसा है? नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इस पर ऋण चार्ज है। और ये कैसा है? पॉजिटिव है। तो इस पर कैसा विभव है? धन विभव है। तो इन दोनों के विभवों का जो अंतर होता है उसे सेल का विभव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ई सेल। ई सेल कहते हैं। ठीक है। जब भी सेल का विभव निकालना होता है तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर हम निकाल लेते हैं, तो हमें सेल का विभव यानी कि ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल का हमें पता चल जाता है। तो ये हमेशा होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब धनात्मक इलेक्ट्रोड के विभव से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के विभव को घटाकर हम सेल का ईएमएफ विद्युत वाहक बल निकाल लेते हैं। ठीक है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई लेफ्ट हैंड साइड और ई राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड। अब मेरे ख्याल से आपको डैनियल सेल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, राइट। तो अब इसके आगे के टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू रखेंगे। एक बार डैनियल सेल को रिवाइज करेंगे और उसके आगे की चीज़ें कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।